गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की साइंस की क्लास के पार्ट 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने आपको 3 भागों में अलग अलग विषयों के बारे में बताया है। आज मैं चौथे भाग में आपको चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति के विषय में संक्षिप्त में बताऊंगी, जितना आपके क्लास 8 के लेवल पर जानना ज़रूरी है। वैसे तो बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति को एक क्लास में गिनाना संभव नहीं है, और वो भी एक वीडियो में। लेकिन फिर भी आपके लेवल पे जो जानकारियां महत्वपूर्ण है उसको मैं बताना यहाँ पे आवश्यक समझती हूँ कि कम से कम उतनी जानकारी आपके पास ज़रूर हो जाए। जैसे बिंदुवार मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो आपकी बुक में कुछ ऐसे शब्दावलियाँ हैं जिनको 2 बार यूज़ कर लिया गया है, या किन्हीं 2 चीज़ों का मतलब एक ही है। जैसे स्कैनर शब्द यूज़ कर लिया गया, यहाँ पे एक्सरे, और फिर बाद में रेडियोग्राफी का प्रयोग किया गया है। फिर एंडोस्कोप, और इसी तरह से आपको यहाँ पे एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, फिर अल्ट्रासाउंड का अलग से बताया गया है। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कैनर जो भी होता है वो एक चित्र खींचने की बात ही काम करता है। मतलब जैसा है वैसा ही बिल्कुल चित्र खींच के आपको दिखा देगा। तो इस स्कैनर के विषय में मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। एक्सरे और रेडियोग्राफी को एक साथ समझिएगा। हम अधिकतर बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हमें एक्सरे कराना है, और लिख भी देते हैं एक्सरे। लेकिन आपको ये अंतर पता होना चाहिए कि जैसे हमें प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार भी रे माने होता है किरण। तो एक्स जो होता है उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है। इन एक्स रे का प्रयोग शरीर के अंगों के चित्रों को खींचने के लिए बहुत प्राचीन काल से किया जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए जैसे ज़्यादातर अगर हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो इसका प्रयोग बहुत आदिकाल से किया जाता है। और इसको पूरा इसका सही नाम है एक्स रे रेडियोग्राफी। यानी एक्स रे के प्रयोग से जो हमें तस्वीर प्राप्त होती है उसको हम रेडियोग्राफ कहते हैं, और इस पूरी तकनीक का नाम है एक्स रे रेडियोग्राफी। तो इससे हम प्राचीन काल से अंदर के शरीर के अंदर के चित्रों को लेते रहे। उससे भी बेहतर तकनीक थी एंडोस्कोपी, या मैं पहले आपसे अल्ट्रासाउंड के बारे में बात कर लूं। अल्ट्रासाउंड है साउंड जैसा लग रहा है ध्वनि, तो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि। ये ध्वनि हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु हैं जैसे डॉल्फिन है और व्हेल है, वो इस ध्वनि को अपने पथ प्रदर्शन के लिए प्रयोग करती हैं। तो इस ध्वनि के यंत्रों का प्रयोग करके शरीर के अंगों की संरचना का चित्र लेते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड यंत्र का नाम है, और इस यंत्र के प्रयोग से जो पिक्चर हमें प्राप्त होती है उसको हम सोनोग्राफ कहते हैं। तो इस पूरी टेक्निक का नाम हो गया सोनोग्राफी। ठीक है, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड अलग अलग चीज नहीं है, इनको समझने का बस तरीका सही होना चाहिए कि इन दोनों शब्दावलियों में अंतर क्या होता है। अल्ट्रासाउंड उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं जिसके प्रयोग से शरीर के अंगों की संरचना का चित्र लिया जाता है, और इस तकनीक से हमें जो पिक्चर प्राप्त होती है उसको सोनोग्राफ कहते हैं, और इस तकनीक को सोनोग्राफी कहते हैं। फिर आ जाता है एंडोस्कोपी। अब इस तकनीक का प्रयोग आजकल अधिकांशतः पेट की जांच के लिए, ज्यादातर आप लोग पेट की जांच से परिचित होंगे कि जो शरीर के खोखले अंग या छिद्र होते हैं, जैसे कि हम ज्यादातर जानते हैं मुंह, या जो हमारी गुदा होती है, एनस होता है, जहाँ से मल का त्याग किया जाता है, उसके द्वारा पतली लचीली नलिका को शरीर के अंग के अंदर, जिस अंग की जांच करनी होती है उसमें डाला जाता है, और नलिका के अग्र सिरे पर लगा जो कैमरा होता है वो उस अंग की सजीव चित्र को दिखाता है, जिसको डॉक्टर या टेक्नीशियन जो होता है वो स्क्रीन पे देखता है और उसकी पिक्चर खींच करके रिकॉर्ड करता है। फिर उससे संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको देख के आपके शरीर में आने वाली जो भी तकलीफ होती है उसको समझता है और उसके हिसाब से दवा देता है। फिर आपकी बुक में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक निदान मूलक और एक उपचार मूलक, जिसको मैंने निदानात्मक
और उपचारात्मक लिखा है। ये कोई नई चीज नहीं है, पुस्तक में उसको नए शब्दावली के रूप में प्रस्तुत किया गया, पर ये कुछ नया नहीं है। निदान का मतलब होता है, हम कहते हैं भाई इनकी समस्या का हमें निदान करना है, तो निदान का असली अर्थ होता है किसी चीज के कारण का पता लगाना। जब हम रोग के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रोग के कारण का पता लगाना। और किसी भी रोग के कारण का बिना पता लगाए उसका इलाज संभव नहीं है। आपको ये बात मैं शॉर्ट में बता दूं, वैसे निदान का जो तरीका होता है जो वर्तमान में ज्यादातर डॉक्टर प्रयोग करते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन ले लिया, आपको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, दर्द होता है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको दवा लिख देंगे। लेकिन निदान का ये सही तरीका नहीं है। प्राचीन समय में या आप आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो ज्यादातर क्या करेंगे कि आपका पूरा इतिहास जानेंगे, आपके परिवार का पूरा इतिहास जानेंगे। और बहुत से डॉक्टर जो अच्छे अभ्यास रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे को देख के, आपकी चाल को देख करके, आपकी आंखों को देख के, आपकी दृष्टि को देख के आपकी बीमारी का पता लगा लेते हैं। ये उनका इसमें अभ्यास होता है। इस अभ्यास, ये कोई जादू नहीं है बल्कि अभ्यास होता है, क्योंकि हमारी विचार शैली, हमारी जीवन शैली और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है, या हम जिस तरीके का काम करते हैं उसी हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी कि हमारे शरीर की भाषा भी उसी तरह से बन जाती है और उसी तरीके से संबंधित रोग भी हमारे शरीर में पनपते हैं। तो ये तो हो गया है निदान करना, यानी कि बीमारी के कारण का पता लगाना। कारण का पता लगाने के लिए आप बहुत सी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, एंडोस्कोपी करा लेंगे, और नई तकनीक पे अभी मैं नीचे बढ़ूंगी तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी नई टेक्निक, ब्लड टेस्ट में भी 50 जांचें आ गई हैं। और तो और आपको हैरानी होगी अभी जानकर। मैं आगे बढ़ूंगी तो इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी कि निदान के कितने तरीके आ गए हैं जिससे कि हम रोग के बिल्कुल सही कारण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उपचार को और सरल किया जा सके। फिर उपचारात्मक का मतलब क्या होता है कि जब हमें रोग के कारण का पता लग गया तो उसके लिए क्या बेस्ट दवा दी जा सकती है, सबसे अच्छी से अच्छी दवा जो जाके ठीक उसी रोग पे ही मारे। जैसे कि निशाना लगाना है गोली से, तो बिल्कुल अपने निशाने पे ही जाके, अपने टारगेट पे जाके हिट करे, मारे, तो हम इसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक तकनीक। अब हम आ जाते हैं अगली टेक्निक जो एंजियोग्राफी होती है। ज्यादातर इसका प्रयोग हार्ट के, हृदय के संबंध में करते हैं कि जब हमारे हृदय की धमनी, शिरा जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं या हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का संचालन करती हैं, उनका परिवहन करती हैं, तो इनका हम एक एक्सरे पिक्चर लेते हैं। ये भी एक प्रकार का एक्सरे पिक्चर ही होता है, जिसको हिंदी में वाहिका लेख या वाहिका चित्रण कहते हैं। और ये पेट, मस्तिष्क, अन्य चीजों के, अन्य विकारों को ढूंढने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी पिक्चर आती है और उस पिक्चर को देख करके हम मतलब डॉक्टर ये पता लगाता है कि इनको किस तरह की तकलीफ है। एंजियोग्राफी पहले बहुत मुश्किल होती थी, बहुत कठिन होती थी करना, लेकिन अब ये बहुत सरल हो गई है। जो यही विज्ञान का विकास है कि कठिन जांच को सरल बना दिया गया है। एंजियोग्राफी को अब कलाई की जो धमनी होती है, हम उसके द्वारा भी हम जांच कर सकते हैं। और अगर हमारे हृदय में 50% से कम ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज के विषय में आपको मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इस पे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जिसको आप कहते हैं हृदय घात होना, हार्ट अटैक होना या हृदय की बीमारी होना, तो आप बहुत सरल शब्दों में जान लीजिए कि हृदय की नलिकाओं का जाम जो होता है, बंद होता है। जैसे एक पाइप है और वो पाइप अगर पूरी तरह से बंद किया जाए, उसमें कपड़ा ठूंस दिया जाए, तो पानी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह हमारे रक्त की जो धमनियां होती हैं वो अगर जाम हो जाए किसी कारण से, तो उसमें खून का संचरण बंद हो जाएगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये चीज 50% से कम होती है तो हम दवाओं से काम चला लेते हैं, डॉक्टर दवाओं से काम चला लेते हैं। लेकिन जब ये 50% से ज्यादा होती है, 70%, 80%, तो दूसरे उपचार का प्रयोग किया जाता है। एंजियोग्राफी के बाद आपकी बुक में दिया हुआ है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं और
ये भी एक तरीके की पिक्चर है, बस उसकी खासियत ये होती है कि जो शरीर के बहुत ही सॉफ्ट ऊतक होते हैं, मुलायम ऊतक होते हैं, वो उनके चित्र लेता है और सामान्य एक्सरे के चित्र की अपेक्षा उनकी स्पष्ट जानकारी देता है। और यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा है बच्चों, एक शब्द लिखा है जिसका नाम है अंगों का क्रॉस सेक्शनल व्यू। हम इसको आपको छोटे में बताएंगे और क्लास में कभी करके बताएंगे। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पेन है मेरे हाथ में, ये एक पेन है और इस पेन को अगर हम पूरा ऐसे काट दें तो ये मान लिया कि मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, खीरे को या अगर ऐसे काट दिया तो ये ऐसे गोल गोल बनेगा, और ऐसे अगर लंबाई में फाड़ दिया जाए तो ऐसे दो आधे आधे खीरे हमें मिलेंगे। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, यानी कि जब किसी भी ठोस वस्तु को उसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई के बिल्कुल लंबवत काटा जाए तो ऐसे प्राप्त जो हमें चित्र होते हैं या टुकड़े होते हैं उनको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि एक मक्खन रखा हुआ है और उसको ऐसे चाकू से ऐसे ऐसे हम काट रहे हैं, तो इस तरीके से जो हमें पीस मिलेंगे वो इसके क्रॉस सेक्शन कहलाते हैं। फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसमें करते क्या है, इसमें चुंबकीय प्रभाव से शरीर के कोमल ऊतकों का चित्रण लेते हैं। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि हर जगह स्कैनिंग चित्रण का ही विवरण किया जा रहा है। बस फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे पिक्चर और क्लियर और साफ पिक्चर आ रही है, तो इससे जो डॉक्टर होते हैं उनको इलाज करना और बीमारी के मूल तक, उसकी जड़ तक जाना ज्यादा सरल हो जाता है। फिर इसके बाद है अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण से आप सब अब भली भांति परिचित हो चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के किसी स्वस्थ शरीर से स्वस्थ और क्रियाशील अंग को निकालकर और उसे किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह पे जब हम लगा देते हैं तो इसे हम अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। और इसी के साथ में ये दूसरा शब्द भी आपको समझा दूं, प्रोस्थेसिस। ये दोनों शब्द बड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर स्वस्थ, जैसे हमारी किसी की किडनी खराब हो गई तो हम ढूंढेंगे कि उस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको हम कहते हैं भाई कोई किडनी डोनेट कर दे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की हम 2 किडनी होती है, अगर हम उसकी एक किडनी निकाल लेते हैं तो उसका एक किडनी से काम चल जाता है। यहाँ पर हमने एक स्वस्थ किडनी निकाल के दूसरी बीमार व्यक्ति की किडनी को हटा के उसकी जगह लगाया। लेकिन प्रोस्थेसिस में क्या करते हैं कि कृत्रिम अंग, जैसे कि कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर को किसी क्षतिग्रस्त अंग की जगह पे लगाया जाता है। ये अंतर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण और प्रोस्थेसिस में। दूसरा हम आ रहे हैं हीमोडायलिसिस के ऊपर, और बहुत जल्दी से मैं इसको आपको बताऊंगी कि डायलाइजर, जिसको कि हम आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वृक्क या किडनी भी कहते हैं, इसका प्रयोग करके तरल और हानिकारक तत्वों को रक्त से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद एक जीका वैग, बच्चों आपकी बुक में दिया हुआ है कि जीका वैग की खोज करने वाला यानी जीका वायरस के विषय में यहाँ पे चर्चा मैं नहीं करूंगी। इसके बारे में आपको माइक्रो सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में चर्चा करूंगी। लेकिन जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि इसमें भारत बायोटेक का नाम नहीं लिखा है और उसमें लिखा है कि भारत ने इस वैक्सीन को या टीके को बनाया, लेकिन इसको मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जीका वैक नाम से जो वैक्सीन भारत बायोटेक नाम की कंपनी अभी डेवलप कर रहा है, अभी इसने डेवलप नहीं किया है, अभी ये उपलब्ध नहीं हुई है, बल्कि ये विकास के चरण में है। तो संभव है कि भारत जीका वैक्सीन बनाने वाला विश्व में पहला देश बन जाए। ये थी चिकित्सा के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रही हूँ, और आपको एक पिक्चर भेज दूंगी जिससे आप इस सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।